हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो आज हम करेंगे क्या? हम्म, तो करते हैं लेसन चैप्टर नंबर चैप्टर चैप्टर नंबर 6, जलवायु परिवर्तन एवं संबंधित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन। तो यह जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन है, तो क्या है जलवायु परिवर्तन, इसके बारे में जानेंगे और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन के बारे में। जलवायु परिवर्तन क्या होता है? मानवीय गतिविधियों के कारण तापमान और मौसम के प्रतिरूप में दीर्घकालिक परिवर्तन के कारण वायुमंडल की संगठक संरचना में निरंतर परिवर्तन जो हो रहा है उसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे। ये भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। इससे तात्पर्य होता है दीर्घकालिक वृद्धि से ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कारण जलवायु परिवर्तन का एक हिस्सा है, तो पता ही होगा। जलवायु परिवर्तन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जाने तो जलवायु साक्ष्यों के रूप में पेड़ों के छल्ले हैं। इन छल्लों की चौड़ाई और रंग पिछली जलवायु स्थितियों की जानकारी प्रदान करते हैं। चौड़े छल्ले आर्द्रकाल का संकेत देते हैं एवं पतले छल्ले सूखे वर्षों का संकेत देते हैं। चट्टान की परतें तलछटी चट्टानें अपनी संरचना और जीवांश सामग्री के माध्यम से तापमान, वर्षा एवं समुद्री धाराओं में परिवर्तन दर्ज कराती हैं। परागकण संबंधित साक्ष्य विभिन्न पादपों की प्रजातियों के परागकण मृदा और झील के तलछट में संरक्षित होते हैं। बर्फ के टुकड़े हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में खोदे गए गहरे बर्फ के टुकड़े हजारों साल पहले वायु के बुलबुले और बर्फ की परतों को अपने अंदर संग्रहित कर लेते हैं। अनुदाहरण है इसके अलावा प्रवाल भित्तियां, गुफाओं के स्पेलियोथेम्स, झील तलछट भी पिछले जलवायु परिवर्तन घटनाओं को समझने में मदद करते हैं। जलवायु परिवर्तन ग्रीन हाउस प्रभाव है। बढ़ते वैश्विक तापमान और परिणामी जलवायु परिवर्तन के पीछे प्राथमिक तंत्र ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण होने वाले ग्रीन हाउस प्रभाव है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, तो पता ही होगा। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवायु सूर्य तप संग्रहित होता है जिससे पृथ्वी गर्म होती है, इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण ग्रीन हाउस उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन का दहन, वनों की कटाई, कृषि और औद्योगिक प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड अत्यधिक उत्सर्जन होना। वनों का कटाव, वनों को साफ करने से वनों द्वारा किए जाने वाले कार्बन अवशोषण कम हो जाते हैं। कृषि एवं पशुपालन से होता है जैसे उनमें जो मीथेन उत्सर्जन होता है। कृषि गतिविधियों का उर्वरक में नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। शहरीकरण, शहरों में बढ़ते पलायन से ऊर्जा के बढ़ते उपयोग अपशिष्ट पदार्थों से होता है। और भूमि के उपयोग में परिवर्तन और प्राकृतिक आवासों को कृषि या शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित करने से पारिस्थितिक तंत्र और कार्बन चक्र बाधित होता है। एरोसॉल यह उद्योगों और वाहनों द्वारा उत्सर्जित होते हैं तथा जलवायु और वायुमंडलीय तापमान और मौसमी प्रतिरूप को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख विशेषताएं अन्य संबंधित तथ्य हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आने वाले विकिरण के लिए पारदर्शी किरण वायुमंडल से बाहर जाने के लिए स्थलीय विकिरण को रोकता है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता है। अन्य संबंधित तथ्य हैं पृथ्वी का कुल कार्बन है 1.85 बिलियन गीगाटन और मानव उत्सर्जन, ज्वालामुखी उत्सर्जन 40 से 100 गुना अधिक होता है। कार्बन भंडार सतह से नीचे कुल कार्बन का 97.73%, सतह के ऊपर 2.27% है। विभाजन गहरे महासागर में 85.1%, समुद्री तलछट में 6.9%, स्थलीय जीवमंडल में 4.6% और महासागर में 22%, वायुमंडल में 1.49%। मीथेन है, यह CO के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। इसको क्रोनोलॉजी में याद रखिएगा। यह वायुमंडलीय तापमान के 30% में योगदान देता है। गंधहीन रंगहीन वायु से भी हल्का होता है जो नीली लौ के साथ जलता है। ये वैश्विक मीथेन बजट का अनुमान कि वार्षिक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन लगभग 580 मीट्रिक टन, जिसमें 60% मानवीय गतिविधियों से 40% प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। मानवीय गतिविधियों में मीथेन सबसे बड़ा स्रोत है। कृषि जिसमें पशुधन पराली जलाना, धान के खेत शामिल है। जिसमें तेल और प्राकृतिक गैस प्रणाली, कोयला खदानों तथा कोयला दहन तंत्र और प्राकृतिक गैस एवं तेल उत्पादन परिवहन तंत्र शामिल है, जिसके तहत लैंडफिल अपशिष्ट का अपघटन, अपशिष्ट जल उपचार आदि किया जाता है। आज भूमियां मीथेन गैस के सबसे बड़े प्राकृतिक स्रोत हैं। ओजोन के बारे में जानें। ओजोन मुख्य रूप से तापमंडल में पाई जाती है जहां यह हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। यह द्वितीयक प्रदूषक है जो सूर्य की रोशनी और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके पूर्ववर्ती गैसों से निर्मित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड और वाष्पशील कार्बन यौगिक से बनता है। फसल बायोमास जलाने से CO और मीथेन सल्फर डाइऑक्साइड सर्जित होता है। जो मंडलीय ओजोन लंबे तरंग दैर्घ्य वाले पार्श्व विकिरण को अवशोषित करता है जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। जलवाष्प के आधार पर परिवर्तन सांद्रता 0.02% से 4% ऊंचाई के साथ घटती है। 90% आर्द्रता पृथ्वी की सतह से 6 किलोमीटर के भीतर
होती है, भूमध्य रेखा ध्रुवों तक शांतता कम होती जाती है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन ये भी है। इंसुलेटिंग प्रभाव सीओ की तुलना में कमजोर होता है और रक्त किरण को अवशोषित करके वायुमंडलीय इंसुलेशन में योगदान देता है। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड। NO और NO शीतलन के रूप में कार्य करते हैं, जबकि NO ग्रीन हाउस गैस, ये तो पता ही होगा, उत्सर्जन जो है 30% की वृद्धि होती है 1980 से 2016 में, जिसमें 43% मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। मुख्य रूप से कृषि, विशेष रूप से नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों और कृषि अवशेषों को जलाने, उद्योग ईंधन दहन आदि उत्सर्जन होता है। ब्लैक कार्बन कालिक या सूर्य का प्रकाश एक मजबूत अवशोषक होता है जो पृथ्वी के एल्बेडो को कम करता है और CO के बाद भूमंडलीय तापन महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह अल्पकालिक होता है जो वातावरण में कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह तक बना रहता है। ये ब्लैक कार्बन गैस डीजल इंजनों, कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों, जीवाश्म को जलाने वाले स्रोतों से निकलता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये अल्पकालिक और अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैस है। CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीकरण होता है और प्रत्यक्ष रूप से मीथेन और छौमंडलीय ओजोन सांद्रता में वृद्धि होती है। जब भी कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और लकड़ी जैसे कार्बन आधारित ईंधन जलाए जाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे उनकी प्रचुरता कम हो जाती है। चूंकि हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स मीथेन जैसी मजबूत ग्रीनहाउस गैसों के जीवन काल को कम करने में मदद करती है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड अप्रत्यक्ष रूप से इन गैसों के मंडलीय तापन की क्षमता को बढ़ाता है। वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड क्षोभमंडलीय ग्रीनहाउस गैस ओजोन के निर्माण का कारण भी बन सकता है। फ्लोराइड युक्त गैस, तो यद्यपि मुख्य रूप से ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है गैस है, या तथापि एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस भी मानी जाती है। CFC, तो प्रशीतन, विलायक, एरोसोल, प्लास्टिक फोम, कुछ इलेक्ट्रिक घटकों की सफाई और औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। PSC 2012। ओजोन क्षरण कार्य चरणबद्ध तरीके समाप्त हो रहा है। CO की तुलना में अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव क्षमता वाले शक्तिशाली हरित प्रभाव है। HFCs क्या है? हाइड्रोक्लोरोकार्बन है, प्रशीतन, एरोसोल, फोम एजेंट, अग्निरोधक सॉल्वेंट आदि CFC प्रतिस्थापन के रूप में उपयोग किया जाता है। लंबे वायुमंडलीय जीवन काल के साथ शक्तिशाली हरित ग्रह प्रभाव है। हाइड्रोकार्बन जो है GWP 140 से 11,700 तक होता है, जिसका जीवन काल 1 से 270 वर्ष के बीच होता है। PFCs है पर फ्लोरोकार्बन, यह कार्बन और फ्लोरीन से बना है। एल्युमिनियम उत्पादन और चालन विनिर्माण के दौरान उत्सर्जित होता है। फ्लोरोकार्बन GWP 6,500 से 9,200 के बीच जीवन काल 800 से 50,000 वर्षों तक होता है। यह CF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। मैग्नीशियम प्रसंस्करण, अर्धचालक विनिर्माण और ट्रेसर गैस के रूप में उपयोग किया जाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड GWP 2000 23,900 से, जो वायुमंडल में 3,200 वर्षों तक रहता है। यह सेल्सियस है, यह अपेक्षाकृत न्यूनतम जीवन काल वाले वायुमंडलीय प्रदूषक है, लेकिन ये प्रदूषण जलवायु परिवर्तन और वायु की गुणवत्ता पर काफी महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। प्रमुख अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों में मीथेन, ब्लैक कार्बन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आदि शामिल हैं। भूमंडलीय तापन की संभावना, ग्रीन हाउस गैस का जीवन काल। वायुमंडलीय तापन की संभावना एक विशेष समय में CO के समान द्रव्यमान की तुलना में ग्रीन हाउस गैस को अवशोषित ऊष्मा को मापता है। प्रमुख गैसों की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जीवन काल 150 साल तक रहता है, इसलिए ये तो हानिकारक है। और 20 वर्ष तक GWP में, और जो है भूमंडलीय तापन की संभावना रहती है इसकी 20 वर्ष, और 20 वर्ष 100 वर्ष है, फिर 500 वर्ष में एक रहती है, 20 वर्ष में सब देखते हैं। GTP ये देख लीजिएगा। फिर मीथेन का, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड, ब्लैक कार्बन का देख सकते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट है महत्वपूर्ण शब्दावली। कार्बन फुटप्रिंटिंग क्या होता है? जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की माप टन में व्यक्त किया जाता है। कार्बन बम क्या है? 1 गीगाटन से अधिक CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की क्षमता वाली कोयला, तेल या जीवाश्म गैस परियोजनाओं को सम्मिलित करता है। लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव ने विश्व में 425 कार्बन बमों की पहचान की है। लिंगों के अनुसार संभावित उत्सर्जन 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के लिए पर्याप्त कार्बन बजट को दोगुना करना, अधिक करना है। करमाइकल कोल प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया, गेवरा कोल माइंस छत्तीसगढ़, राजस्थान कोल माइंस झारखंड। उत्सर्जन तीव्रता, उत्सर्जन की तीव्रता गतिविधि या आउटपुट की प्रति इकाई के अनुसार जारी ग्रीनहाउस गैस के जो है को मात्रा का माप है। जलवायु संवेदनशील है, इस माप को संदर्भित करता है पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता के दोगुना होने पर पृथ्वी का वैश्विक औसत तापमान कितना बढ़ जाए।
यह मान आमतौर पर विभिन्न कारकों, प्रतिक्रिया तंत्रों के आधार पर 1.5 डिग्री से 4.5 डिग्री के बीच होता है। प्रौद्योगिक सीयू तथा 260 पीपीएम थे, जिसके अगले 50-100 वर्षों में यह लगभग 520 पीपीएम तथा 2 गुना होने की उम्मीद है। प्रतिक्रिया तंत्र है, ये ऐसी क्रियाएं हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को या तो बढ़ाती हैं या कम करती हैं। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित समझाया जाता है। सकारात्मक प्रक्रिया क्या है? बर्फ एल्बेडो प्रभाव। बर्फ पिघलने से सतह परावर्तन कम हो जाता है, जिससे अधिक ऊष्मा का अवशोषण होता है और तापमान में बढ़ोतरी होती है। जलवाष्प प्रतिक्रिया है, गर्म तापमान जलवाष्प को बढ़ाता है, जो अंततः ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाता है। परमाफ्रॉस्ट पिघलना, इसमें मीथेन और सीओ का उत्सर्जन होता है, भूमंडलीय तापमान को बढ़ाता है। नकारात्मक प्रभाव है बादल निर्माण। वाष्पीकरण बढ़ने से अधिक बादल बन जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश परिवर्तित करते हैं और सतह को ठंडा करेंगे। पौधे की वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर पादपों की वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है और अधिक कार्बन को शोषित करता है। और भूमंडलीय तापन के कारण उत्पन्न होने वाले जलवायु परिवर्तन क्या है? क्रायोस्फीयर की सिकुड़ना। क्रायोस्फीयर में बर्फ या हिम के क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें महाद्वीपीय बर्फ की चादरें, ग्लेशियर, परमाफ्रॉस्ट, महासागर, नदियों, झीलों के जमे हुए हिस्से शामिल हैं। क्रायोस्फीयर की भूमिका है उच्च अल्बेडो के माध्यम से ऊष्मा को प्रतिबिंबित करता है, विश्व के कई हिस्सों में मीठे जल की आपूर्ति करता है, जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है। पिछले वर्षों तथा शताब्दियों के वैश्विक जलवायु परिवर्तनों को समझने के लिए पृथ्वी को ब्लैक बॉक्स के रूप में कार्य करता है। क्रायोस्फीयर के सिकुड़ने के परिणाम क्या है? वनस्पतिक परिवर्तन और बर्फ के पिघलने से उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि में वृद्धि हो सकती है, लेकिन समुद्र के बढ़ते स्तर में कारण समुद्र तट के किनारे इनकी मात्रा कम हो जाती है। तरंगित प्रकार के ग्लेशियर्स में क्या होता है? भूमंडलीय ऊष्मा के कारण जो हिमनद होते हैं, भीषण बाढ़ का कारण बन जाते हैं टूटकर। आर्कटिक में नए समुद्री मार्ग हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर ग्लेशियर पिघलते हैं, नए समुद्री मार्ग खुल जाते हैं। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? वह भूमि होती है जो कम से कम 2 साल तक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान पर पूरी तरह जम जाती है। परमाफ्रॉस्ट मृदा, चट्टानें और रेत के संयोजन से बनता है, जो बर्फ के माध्यम से एक साथ बंधे होते हैं। आर्कटिक दोलन या ऑसिलेशन क्या होता है? ये एक ऐसी घटना है जो बताती है कि मध्य से लेकर उच्च अक्षांश में सतही वायुदाब प्रतिरूप एक पैटर्न दूसरे से कैसे संबंधित है। और नेक्स्ट हम करेंगे एसएलआर, समुद्र जल स्तर में वृद्धि। तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से तात्पर्य भूमंडलीय उष्मन के कारण विश्व के महासागरों की औसत ऊंचाई में वृद्धि से है। ये मुख्य रूप से 2 कारकों पर निर्भर करती है, तापीय विस्तार और बर्फ का पिघलना। और बदलती वायुमंडल जलवायु में महासागर क्रायोस्फीयर पर आईपीसीसी की विशेष रिपोर्ट में पाया गया कि इस सदी के अंत तक वैश्विक औसत समुद्र पर स्तर 0.95 फीट 3.61 फीट के बीच बढ़ने की संभावना है। आईपीसीसी का अनुमान है कि समुद्र तल में वृद्धि की दरें 100 वर्षों में तुलना में 3 से 6 गुना अधिक है। अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि। दक्षिण हिंद महासागर में 26.5 डिग्री सेल्सियस के पिछले मानक की तुलना में उच्च तापमान का अनुभव किया जा रहा है, जो अधिक तीव्र चक्रवातों के निर्माण में योगदान दे रहा है। ग्लोबल फॉरेंसिक मैकेनिज्म है, कार्बन सिंक का हास्य है। उच्च अक्षांशीय वन, टाइगा, टुंड्रा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन क्षेत्रों में परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, जिससे संग्रहित कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड निषेचन प्रक्रिया, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए स्तर के परिणामस्वरूप पादपों की वृद्धि के बढ़ावा मिलता है। सीओ का उच्च स्तर इस प्रक्रिया को बढ़ा सकता है, जिससे कुछ मामलों में पादपों की वृद्धि तेजी से होने लगती है। महासागरीय ऑक्सीजनीकरण, मानव प्रेरित कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते उत्सर्जन कारण अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे विश्व के महासागर न्यूनतम ऑक्सीजन क्षेत्र विस्तार से संदर्भित करता है। न्यूनतम ऑक्सीजन क्षेत्र क्या है? इन क्षेत्रों में गर्म महासागरों के कारण कम ऑक्सीजन सांद्रता की विशेषता देखी जाती है। और महासागरीय ऑक्सीजनीकरण के प्रभाव हैं तत्वों के चक्र, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि जैसे आवश्यक तत्वों के चक्र में कमी होती है। महासागरीय अम्लीकरण है, महासागरीय अम्लीकरण का तात्पर्य अतिरिक्त वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के कारण पृथ्वी के महासागर में पीएच की कमी है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में खुले समुद्र सतह पर 95% जल अधिक अम्लीय हो गया है। और है प्रवाल विरंजन या प्रवाल भित्ति विरंजन। प्रवाल विरंजन तब होता है जब मूंगे अपने ऊतक में रहने वाले सजीवी शैवाल जुक्सैंथेला को बाहर निकाल देते हैं, जिससे प्रवालों का रंग हास्य अर्थात प्रवाल अपना रंग खो देते हैं और सफेद दिखने लगते हैं। प्रवाल विरंजन कारण है तापमान परिवर्तन है, वायुमंडलीय अनावृति है, जेनोबायोटिक्स है, तांबे और शाकनाशियों और तेल जैसे दूषित पदार्थों की उच्च सांद्रता संपर्क में आने से विरंजन होता है।
एपिज्यूटिक्स है मूंग रोग, हालांकि सीधे और विरंजन संबंधित नहीं है, लेकिन मूंगा के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। प्रवाल पुनर्स्थापना के लिए बायोरॉक प्रौद्योगिकी बायोरॉक प्रौद्योगिकी जिसमें इस्पात संरचनाओं पर खनिज अभिवृद्धि या इलेक्ट्रो संचय शामिल है। यह उपयोग प्रवाल पुनर्स्थापना के लिए किया जाता है। जल में इलेक्ट्रोड के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करने से बायोरॉक का निर्माण होता है, जिससे प्रौद्योगिकी के विकास में सहायता मिलती है। प्रवाल पुनर्स्थापना हेतु अन्य प्रौद्योगिकियां हैं, जैसे मूंगा बागवानी। प्रवाल के टुकड़ों को जल के नीचे नर्सरी या कृत्रिम संरचनाओं में तब उगाया जाता है जब वह इतने बड़े न हो जाएं कि उन्हें वापस भित्तियों में प्रत्यारोपित किया जा सके। सूक्ष्म विखंडन है। इसमें सूक्ष्म विखंडन है। इसमें विकास दर में तेजी लाने के लिए मूंगे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। उस प्रक्रिया में ब्रेन कोरल जैसे धीमी गति से बढ़ने वाली कोरल प्रजातियों के लिए उपयोगी होता है। 3D प्रिंटेड चट्टानें हैं। पर्यावरण अनुकूलन पदार्थ से बनी कृत्रिम चट्टानें प्राकृतिक चट्टानों संरचनाओं की नकल करने के लिए 3D प्रिंटेड चट्टानें हैं। क्रायोप्रिजर्वेशन है। पुनर्स्थापन परियोजनाओं के भविष्य में उपयोग के लिए मूंगा युग्मक और लार्वा पॉलिप्स को अति निम्न तापमान पर जमा कर रखा जाता है। लार्वा प्रसार है। प्राकृतिक स्पानिंग घटनाओं के दौरान मूंगा स्वान को पकड़ता है, नियंत्रित वातावरण में लार्वा बढ़ाता है, उन्हें क्षतिग्रस्त चट्टानों पर जोड़ देता है। नेक्स्ट है शैवालों का परिचालन। तो क्या है इसमें? कोरल ऊर्जा के लिए सहजीवी शैवाल पर निर्भर करता है। तनाव के प्रति शैवाल उपभेदों या परिचय प्रतिकूल परिस्थितियों पर प्रवाल अस्तित्व में सुधार कर सकता है। मूंगा को चिपकाने वाली प्रौद्योगिकियां हैं। मूंगे के टुकड़े को सबस्ट्रेट से सुरक्षित रूप से जोड़ने के लिए जल के नीचे गोंद और चिपकने वाले जैविक पदार्थों का विकास करने में सहायक होता है। संशील्ड और शीतलक उपकरण होते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटना क्या है? तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए रणनीतियों को न्यूनतम एवं अनुकूलन रणनीतियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसके मध्य के मुख्य अंतर को इस प्रकार समझा जा सकता है। परिभाषा है। न्यूनीकरण अनुकूलन है। तो जलवायु परिवर्तन को धीमा करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने या रोकने के उद्देश्य से की जाने वाली क्रियाविधि है। और इसमें जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान को कम करने और लचीलापन बढ़ाने के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समायोजित करने के लिए उठाए कदम है। अनुकूलन में उदाहरण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में संक्रमण, ऊर्जा दक्षता में सुधार, वनरोपण का पुनर्निर्माण। अनुकूलन में लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, सूखा प्रतिरोधी फसलों का विकास करना, आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियां। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण। स्वच्छ कोयला तकनीकी ये पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए विभिन्न माध्यम से उपयोग किए जाने वाले कोयले की दक्षता को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई उन्नत प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं में संग्रहण को संदर्भित करता है। ठीक है। कोयला तैयार करना। इस प्रक्रिया में कोयले को एक तरल पदार्थ के साथ मिलाकर वांछनीय खनिजों के को से अलग किया जा सकता है, जिसमें अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। अधिकांश अमेरिकी कोयले के विपरीत भारतीय कोयले में सल्फर की मात्रा कम होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि भारतीय कोयले में सल्फर की मात्रा मुश्किल से 0.7% है, जो कोयले में समान रूप से वितरित नहीं है, बल्कि पाइरेटिक बैंड में केंद्रित है, जो नग्न आंखों को दिखाई देती है। भारतीय कोयले से सल्फर निकालने का सबसे अच्छा उपाय इसे धोना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। प्रेसिपिटेटर्स, कोयला गैसीकरण, गीले स्क्रबर्स। कोयले को प्रतिस्थापन करना। भारत का कोयला निम्न गुणवत्ता वाला गोंडवाना कोयला है, जिसमें कार्बन उच्च राख नमी की मात्रा भी उच्च होती है। गुणवत्ता हेतु सुझाव है। दक्षता बढ़ाने के लिए सब क्रिटिकल कोयला विद्युत संयंत्रों को सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल से बढ़ावा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन तकनीकी है। और ये है प्राकृतिक आधारित वनरोपण, पुनर्रोपण, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से CO को अवशोषित करने और बायोगैस में संग्रहित करने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। मृदा कार्बन पृथक्करण, अस्थायी कृषि और कार्बन पदार्थों संयोजन के माध्यम से कार्बन को संग्रहित करने की मृदा की क्षमता को बढ़ाना। कार्बन ब्लू कार्बन पारिस्थितिक तंत्र है। वनस्पति तलछट में CO को समाहित करके तटीय पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापना करना। बायोचार है। कार्बन युक्त पदार्थ बनाने के लिए कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में बायोमास को जलाना, जो मृदा को समृद्ध करने में सहायक हो सके। प्रौद्योगिकी आधारित है। डायरेक्टर एयर कैप्चर है। वायु से सीधे CO प्राप्त करने के लिए रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करना, जिसे बाद में संग्रहित उपयोग किया जा सके। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज है। औद्योगिक प्रक्रियाओं या विद्युत संयंत्रों में CO उत्सर्जन को कैप्चर करना और इसका भूमिगत भंडारण करना। भंडारण विकल्प में भूगर्भिक और समुद्री विधियां शामिल हैं। BECC सब सात बायो एनर्जी ऊर्जा के लिए बायोमास को जलाना, उत्सर्जित को ग्रहण करना और उसका भूमिगत भंडारण करना है। महासागरीय से फाइटोप्लैंक्टन के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए महासागरों में पोषक तत्व बढ़ाना, जो CO को अवशोषित करता है।
हाइब्रिड दृष्टिकोण है उन्नयन उपक्षय है प्राकृतिक सीओ अवशोषण में तेजी लाने के लिए भूमि या समुद्र की सतहों पर कुचली हुई सिलिकेट चट्टानों को फैलाना। समुद्री शैवाल खेती है सीओ को अवशोषित करने और संभावित रूप से गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन को संग्रहित करने के लिए महासागर में शैवाल उगाना। अन्य है खनिज कार्बोरेशन है। ये लंबी अवधि के भंडारण के लिए स्थित कार्बोनेट बनाने के लिए खनिज के सीओ का द्वारा प्रतिक्रिया करता है। कार्बन कैप्चर उपयोग है एकत्रित सीओ को ईंधन रसायन या निर्माण सामग्री जैसे उत्पादों में परिवर्तित करना है। कैप्चर है जीवाश्म या बायोमास ईंधन वाले विद्युत घरों को औद्योगिक सुविधाओं या सीधे से CO2 को कैप्चर करना है। इसका यूज है उत्पाद या सेवाएं बनाने के लिए इनपुट या फीड स्टॉक के रूप में कैप्चर किए गए CO2 का उपयोग करना। यहाँ पर देख सकते हैं परिवहन है कैप्चर से बिंदु उपयोग या भंडारण के लिए बिंदु तक जहाज या पाइपलाइन द्वारा संपीड़ित CO2 को ले जाना। स्टोरेज क्या है भूमिगत भूगर्भीय संरचनाओं तटवर्ती या तटीय में स्थायी रूप से CO का भंडारण। जियो इंजीनियरिंग क्या है जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए पृथ्वी की प्राकृतिक प्रणाली में जानबूझकर बड़े पैमाने पर तकनीकी हस्तक्षेप करना। कोयले से दूर संक्रमण आईपीसीसी ने ग्लोबल वार्मिंग की सीमित करने के लिए कोयले से चलने वाली विद्युत में महत्वपूर्ण कमी की सिफारिश की है। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और कुछ देशों ने कोयला आधारित विद्युत के चरणबद्ध तरीके से बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है। कोयले से उत्पन्न होने वाले विद्युत चरणबद्ध तरीके को समाप्त करने में आने वाली बाधाएं हैं आर्थिक, राजनीतिक और मुख्यतः विवादित परिसंपत्तियों सहित आजीविका पर असर, विद्युत की कीमतें और गैर जिम्मेदारी वित्त पोषण शामिल है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए परिदृश्य तथा पारिस्थितिक तंत्र के प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण है। कूलिंग सिंगापुर केस स्टडी सिंगापुर में शहरी उष्मा द्वीप के प्रभाव को कम करने के पहल जिसमें हरी छतें ऊर्ध्वाधर हरियाली और विशिष्टता वाला क्षेत्र का चित्रण शामिल है। क्लाइमेट स्मार्ट सिटी से असेसमेंट फ्रेमवर्क है ऊर्जा शहरी नियोजन गतिशीलता जल अवशेष प्रबंधन को सम्मिलित करते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने में शहरों के मार्गदर्शन करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग इमारतों के पर्यावरणीय प्रदर्शन का आकलन करने वाला राष्ट्रीय रेटिंग का उपकरण है। हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और हरित अनुबंध है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन संगठन और कानून भी कुछ है। संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन है। ये 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सम्मेलन में स्टॉकहोम घोषणा मानव पर्यावरण के लिए कार्य योजना को बनाने का नेतृत्व किया। स्टॉकहोम घोषणा को मानव पर्यावरण घोषणा के रूप में जाना जाता है। यूनेप क्या है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र का ही एक एजेंसी है पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करती है विकासशील देशों को पर्यावरण की दृष्टि सुदृढ़ नीतियों का लाभ करने में सहायता करती है। और इसमें है यूनेप द्वारा स्थापित कार्यान्वित एजेंसियां हैं जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी वर्ष 1988 में है और वैश्विक पर्यावरण सुविधा और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुपक्षीय कोष के कार्यान्वयन एजेंसियां है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए यूएनएसडीजी का सदस्य है और सीबीटी और सीएमएस और साइट सहित विभिन्न पर्यावरण समझौता अनुसंधान निकायों सचिवालयों की मेजबानी करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 मिनीमाता कन्वेंशन 2012 जैसे सफल समझौते शामिल हैं। फेयर फॉर अर्थ इनिशिएटिव है 2017 में यूएनडीपी द्वारा शुरू किया गया जिसमें सतत विकास लक्ष्यों को सामूहिक रूप से प्राप्त करने के लिए विश्वास आधारित संगठनों के साथ रणनीतिक रूप से जुड़ना और परमाणु मुद्दे पर नीतिगत वार्ता के लिए एक वैश्विक गठबंधन प्लान क्रिएशन का निर्माण करना है। इवन सीडी पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 देख लेते हैं। इस सम्मेलन ने पर्यावरण और विकास के एकीकरण के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें कुछ ऐतिहासिक समझौते हैं जो यूएनएफसीसी द्वारा पृथ्वी सम्मेलन के दौरान शुरू किए गए। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते में जैसे समझौते शुरू हुए। कानून बाध्यकारी समझौते हैं जैव विविधता कन्वेंशन सीबीडी मरुस्थलीकरण से निपटने के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूएनसीसीडी और जलवायु परिवर्तन या संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क है यूएनएफसीसीडी। अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम या पहल है एजेंडा 21 वैश्विक सतत विकास के लिए गैर बाध्यकारी कार्य योजना है 2016 में पूछा था। और वन संरक्षण संबंधी सिद्धांत सभी प्रकार के वनों के संरक्षण सतत विकास और कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन है रियो +10 और 2002। इसे दक्षिण अमेरिका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में उत्पादन विषाक्त घटकों वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों सार्वजनिक परिवहन प्रदूषण संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं और जल के उपयोग जैसे मुद्दे को संबोधित किया गया है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में साथ साथ एजेंडा 21 के प्रति संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। रियो +20 2012 में हुआ। शिखर सम्मेलन में 2012 यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के बाद 20 वर्षों के अनुवर्ती कार्यक्रम तथा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 के बाद 10 वर्षों का अनुवर्ती कार्यक्रम था। सतत विकास लक्ष्य देखें
तो विस्तृत कार्यक्रम को रियो+20 में आकार दिया गया, बाद में 2030 में अंतर्गत स्थापित किया गया। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई हेतु साझेदारी है। रियो+20 घोषणा द फ्यूचर वी वांट की प्रतिक्रिया के रूप में 2013 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य को 8 को प्राप्त करने में देशों की सहायता करना, पूर्ण उत्पादन, रोजगार के साथ सतत समावेशी सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय सतत विकास उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच EHLPF संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के तहत 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के परिणामों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। बैठक प्रत्येक 4 साल में महासभा के तहत इकोसॉक के तहत आयोजित किया जाता है। ये देखेंगे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम 1989 का है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन है WCC। ये जलवायु परिवर्तन पर पहली वार्ता थी। 1988 में IPCC की स्थापना हुई थी। जलवायु विज्ञान का आकलन करने के लिए जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल का गठन किया गया। 1990 में IPCC और WCC ने जलवायु संधि का आह्वान किया। IPCC और WCC जलवायु संधि के लिए वार्ता का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चर्चाओं की शुरुआत की। 1992 में UNFCCC का अंगीकरण हुआ और न्यूयॉर्क में बनाया गया था ये। 1994 में UNFCCC लागू हुआ। यह संधि हस्ताक्षर के लिए कानून रूप से बाध्यकारी हो गई। 1995 में COP1 हुआ बर्लिन जर्मनी में। UNFCCC के अंतर्गत पार्टियों का पहला सम्मेलन था। 1996 में UNFCCC सचिवालय स्थानांतरित हुआ और इसका सचिवालय जेनेवा से जर्मनी के बॉन में स्थानांतरित किया गया। बॉन को एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के केंद्र में स्थापित किया गया। फिर 97 में COP3 हुआ क्योटो जापान में और क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया और कानूनी रूप से विकसित देशों को उत्सर्जन में कमी के लिए लक्ष्यों के लिए बाध्य करना इसकी विशेषता रही। 1998 में ब्यूनस आयर्स क्वाड योजना हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए निर्धारित रणनीतियां आई। 2001 में COP6 हुआ बॉन जर्मनी में। सरकार ने क्योटो प्रोटोकॉल के लिए परिचालन नियमों पर सहमति बनाकर एक बड़ी सफलता हासिल की। 2001 में COP7 हुआ मार्केस मोरक्को में। यह मार्केस समझौते को अपनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन, व्यापार, स्वच्छ विकास तंत्र और संयुक्त कार्यान्वयन जैसे तंत्रों के नियमों को अंतिम रूप दिया गया। 2002 में COP8 नई दिल्ली भारत में हुआ। दिल्ली घोषणा में सबसे गरीब देशों की विकास आवश्यकताओं और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर दिया। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ और रूसी संघ के अनुसमर्थन के साथ सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी हो गया। 2005 में COP11 हुआ CMP1 मॉन्ट्रियल कनाडा में। क्योटो प्रोटोकॉल पक्षकारों की पहली बैठक हुई और 2006 में स्वच्छ विकास तंत्र लॉन्च हुआ। व्यापार के लिए प्रमाणित उत्सर्जन कटौती इकाइयों बनाने के लिए उत्सर्जन कटौती परियोजनाओं के लिए खोला गया। 2007 में COP13 बाली इंडोनेशिया में हुआ। बाली रोड मैप को अपनाया गया। न्यूनीकरण, अनुकूलन, प्रौद्योगिकी और वित्त पोषण पर केंद्रित 2012 के बाद की जलवायु कार्रवाई योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई। 2008 में COP14 पज़ान पोलैंड में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अनुकूलन कोष और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर पज़ान रणनीति का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 2009 में COP15 कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ। कोपेनहेगन समझौता का मसौदा तैयार किया जिसमें विकसित देशों ने फास्ट स्टार्ट फाइनेंस $30 बिलियन देने का वादा किया। और 2010 में COP16 कैनकन मैक्सिको में हुआ। कैनकन समझौता अपनाया गया। हरी जलवायु प्रौद्योगिकी और कैनकन एडेप्टेशन फ्रेमवर्क की स्थापना हुई। COP17 2011 में दर्बन दक्षिण अफ्रीका में हुआ और 2012 में COP18 हुआ दोहा कतर में और ये 13 हुआ COP19 वार्सा पोलैंड में जिसमें REDD+ के वार्सा फ्रेमवर्क और हानि क्षति के लिए वार्सा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की स्थापना की गई। याद रखिएगा। 2015 COP21 पेरिस फ्रांस में हुआ और 2016 में COP22 मार्केस मोरक्को में हुआ और 2017 में COP23 बान जर्मनी में हुआ और इसमें पेरिस समझौते के तहत विवरण पर बातचीत की गई। और 2018 में COP24 कोटोविस पोलैंड में हुआ और इसमें 2019 में COP25 मैड्रिड स्पेन में हुआ और 2021 में COP26 ग्लासगो यूके में हुआ जो काफी इम्पोर्टेंट था। 2022 में COP27 शर्म शेख मिस्र में हुआ और 23 हुआ 28 दुबई संयुक्त अरब अमीरात UAE में और 24 हुआ COP29 बाकू अजरबैजान में। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC देखेंगे तो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसकी स्थापना 1992 में रियो और समिट में की गई थी। न्यूयॉर्क शहर में वार्ता हुई। 1992 में इस पर हस्ताक्षर हुआ। 2023 में इसके 198 पक्षकार थे। इसका उद्देश्य क्या है? इसका है प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है ये
और ये संधि स्वयं को बाध्यकारी सीमा निर्धारित नहीं करती, लेकिन इसका लक्ष्य खतरनाक परिणामों को रोकने के लिए वातावरण ग्रीन हाउस गैस को स्थिर करना है। और कानूनी स्थिति कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी है ये। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को आप जानेंगे, तो ये यूएनएफसीसी का निर्णय लेने वाली निकाय है जो कन्वेंशन के पक्षकारों वाले सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके पक्षकारों को 3 समूह में विभाजित किया गया है। तो समूह है वर्णन, सम्मिलित देश, प्रतिबद्धताएं। पहले अनुबंध में देश हैं, बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के साथ विकसित राष्ट्र और समकमणी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसमें यूरोप देश, कनाडा, जापान, रूस है। प्रतिबद्धता ग्रीन हाउस उत्सर्जन कमी के लिए बाध्यकारी लक्ष्य। सेकंड में अनुबंध 1 के ऐसे सभी देश जो संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था नहीं है, उन्हें विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। विकसित अनुबंध देश हैं जैसे यूएसए, यूके, जर्मनी। उत्सर्जन कमी अनुकूलन में लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। और गैर अनुबंध 1 में विकासशील देश को प्रोटोकॉल के तहत उत्सर्जन में सीमित करने की आवश्यकता नहीं है। भारत, चीन, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका देश हैं। उत्सर्जन कमी के लिए कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धता नहीं है इनके लिए। कॉप 3 है 1997 का। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल अवलोकन 11 दिसंबर 1997 को बनाए गए प्रोटोकॉल का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना है। ये 16 फरवरी 2005 को 192 हस्ताक्षरकर्ता के साथ लागू किया गया। लक्षित गैसेस में 6 ग्रीन हाउस गैस शामिल हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन और फ्लोरोकार्बन, कार्बन हेक्साफ्लोराइड। प्रतिबद्धताएं हैं औद्योगिक राष्ट्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्हें सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत के तहत उत्सर्जन में कटौती करने की आवश्यकता महसूस हुई। पहली प्रतिबद्धता अवधि है अनुबंध बी। लक्ष्य 2008 से 12 के दौरान उत्सर्जन को 1990 के स्तर से औसत 5% कम करना है। बाजार तंत्र है। उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लचीले तंत्र की शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार अप्रयुक्त उत्सर्जन अनुमानित अन्य देशों को बेचना है। स्वच्छ विकास तंत्र ऋण के लिए विकासशील देशों में उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में निवेश करना है। संयुक्त कार्यान्वयन अनुबंध बंद देशों के बीच कार्यान्वयन कटौती परियोजनाओं पर सहयोग करना है। निगरानी अनुकूलन है। उत्सर्जन की निगरानी, समीक्षा, सत्यापन, अनुपालन सुनिश्चित करना सब है। दोहा कन्वेंशन है संशोधन है 2012 का। 8 दिसंबर 2012 को बनाए गए नए लक्ष्यों द्वारा दूसरी प्रतिबद्धता अवधि शुरू की गई। 1990 में स्तर में 18% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना है। ग्रीन हाउस गैस सूची है दूसरी प्रतिबद्धता अवधि को संबोधित करने वाली संशोधन सामग्री है। विकासशील राष्ट्र है। बाध्यकारी लक्ष्यों से छूट दी गई, लेकिन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं के माध्यम से क्रेडिट अर्जित और व्यापार किया जा सका। कार्बन क्रेडिट यूपीएससी 2011 में पूछा गया था। कार्बन क्रेडिट प्रणाली को क्योटो प्रोटोकॉल के तहत मिलकर अनुमोदित किया गया था। कार्बन क्रेडिट देशों द्वारा समूह को प्रदान किया जाता है जिन्होंने ग्रीन हाउस गैसों को अपने उत्सर्जन कोटा से कम कर दिया है। कार्बन क्रेडिट लक्ष्यों का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की वृद्धि में नियमित करना है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत लचीला बाजार तंत्र संयुक्त कार्यान्वयन है। जब औद्योगिक देश से उत्सर्जन कटौती परियोजना में निवेश करता है, तो कम की गई राशि निवेशक कुल जो है उत्सर्जन के साथ मिलकर बाकी गिनी जाती है। स्वच्छ विकास तंत्र है। जब एक औद्योगिक देश किसी विकासशील देश में उत्सर्जन कटौती परियोजना में निवेश करता है, तो कम की गई राशि निवेशक की कुल उत्सर्जन कटौती के साथ मिलकर आकी जाती है। पेरिस समझौता कॉप 21 है। तो ये कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे 12 दिसंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 196 पक्षकार द्वारा अपनाया गया। 4 नवंबर 2016 से लागू है। इसका उद्देश्य है 2 डिग्री से नीचे तक सीमित करना वैश्विक तापमान को और 1.5 डिग्री तक सीमित करने के प्रयास करना है। विकसित देशों में वर्ष 2020 तक जलवायु में प्रति वर्ष लगभग $100 अरब जुटाने की प्रतिबद्धता जताई। इस सम्मेलन में संबंधित देश स्वैच्छिक ग्रीन हाउस गैस कटौती लक्ष्य निर्धारित करते हैं। 5 साल उन्हें अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ अद्यतन का सामना करना पड़ता है। भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान क्या है? ठीक है, तो यह लक्ष्य 2030 तक मौजूद है। एनडीसी 2015 से नया है। 2022 में प्रगति देखेंगे। उत्सर्जन तंत्र तीव्रता में कमी हुई है। लक्ष्य रखा है 2005 में 33 से 35% था। 2025 में 45% है और 2005 से 2019 तक उत्सर्जन तीव्र है 33% की कमी करना। और स्थापित विद्युत क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन का हिस्सा है 40% करना है। फिर 50%, फिर 2024 में 44.4% हासिल करना है। कार्बन सिंक के वनीकरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त सिंक का निर्माण करना पहले जैसा ही है इसमें लक्ष्य। और 1.97 बिलियन टन सीओ समतुल्य सिंक बनाया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल बनाम पेरिस समझौता। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 बनाया गया था। इसे 2005 में अनुसमर्थित किया गया था।
और इसे 2016 में हस्ताक्षर किया गया और 5 साल नई प्रतिबद्धता तय की जानी है। 1990 तक कुल उत्सर्जन 5% कमी लाने की ये मूर्त प्रतिबद्धता है क्योटो का, और पेरिस का वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। और जिम्मेदारियां हैं, केवल विकसित राष्ट्रों को उत्सर्जन कम करने की आवश्यकता है इसमें क्योटो में, और सीडीएम कार्बन ट्रेडिंग और संयुक्त राष्ट्र कार्यान्वयन जैसे लचीले बाजार तंत्रों का प्रावधान करना है। और पेरिस में सभी राष्ट्र देशों को उत्सर्जन कम करने का आदेश दिया है। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 देशों के सतत विकास तंत्र जैसे बाजार और गैर बाजार तंत्र के माध्यम से सहयोग और प्रावधान करता है। कॉप 26 के परिणाम पढ़ लीजिएगा, ये है। तो हम नए देखेंगे कॉप 27 के बारे में। कॉप 27 नवंबर 2022 में मिस्र के शर्म-el-शेख में संपन्न हुआ। इसमें 2015 के पेरिस समझौते पक्षकारों की 4वीं बैठक और क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 17वीं बैठक शामिल थी। जलवायु जोखिम के विरुद्ध वैश्विक ढाल पहल है। कॉप 27 जो है पहल शुरू की गई, कई पहल में भी 20 समूह और G7 के बीच सहयोग शामिल है। इसका उद्देश्य जलवायु आपदाओं के दौरान त्वरित तैनाती के लिए पूर्व व्यवस्थित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इसके प्रारंभिक लाभार्थी पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोस्टारिका, फिजी, सेनेगल, फिलीपींस, घाना जैसे देश शामिल हैं। और अवैध वन्यजीव व्यापार पर यूएनओडीसी पेपर है। जलवायु परिवर्तन संबंधित पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं में IWT के अनदेखे प्रभाव पर प्रकाश डालना इसका मुख्य उद्देश्य है। कार्बन पृथक्करण के आवश्यक डालबर्गिया, भारतीय रोजवुड जैसे पेड़ों की विस्तृत स्तर पर तस्करी की जाती है। दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति भी है। 2015 तक पेरिस समझौते की आवश्यकता के अनुरूप कॉप 27 के दौरान दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की गई है। इसके तहत रणनीतियां हैं, जैव ईंधन का उपयोग बढ़ाना, वर्ष 2032 तक परमाणु क्षमता में 3 गुना वृद्धि, कम कार्बन विकास के लिए हरित हाइड्रोजन को अपनाना है। हानि एवं क्षति है। कॉप 27 में हानि एवं क्षति कोष को स्थापना संचालन के लिए दिया गया है। मीथेन चेतावनी प्रक्रिया है मार्स। यह वैश्विक स्तर पर मीथेन उत्सर्जन ट्रैक करने के लिए उपग्रह आधारित निगरानी करना है। मैंग्रोव जलवायु गठबंधन है। इससे जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण, बहाली और सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया कॉप 27 में प्रस्तावित किया गया था। यह प्रकृति में स्वैच्छिक गठबंधन और संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, श्रीलंका इसके सदस्य हैं। न्यूजीलैंड कृषि उत्सर्जन का योजना, कार्बन बॉर्डर टैक्स, ये सब चीजें हैं इसमें। कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र क्या है, ये देख सकते हैं। तो कॉप 28 के बारे में देख सकते हैं। वैश्विक स्टॉक टेक जीएसटी पेरिस समझौता 2015 के तहत आवधिक समीक्षा तंत्र है। इससे पहले जीएसटी चक्र के उत्सर्जन में कमी अनुकूलन प्रयासों और जलवायु वित्त में अंतराल को उजागर करने के लिए देश वैज्ञानिक रिपोर्टों और हितधारकों से डेटा को संकलित किया गया है। यह वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए है। इसमें 8 कदम प्रस्तावित है। इस समझौते के माध्यम से निम्नलिखित सुधार के लिए आह्वान किया गया है। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना है। 2020 तक ऊर्जा दक्षता में प्रतिवर्ष होने वाले सुधार को 2 गुना करना है। 2030 तक मीथेन सहित अन्य गैसों के उत्सर्जन में कमी करना है। जीवाश्म ईंधन में परिवर्तन है। ये न्यायसंगत, व्यवस्थित और न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन की वकालत करता है। वर्तमान दशक में त्वरित कार्रवाई के लिए वर्ष 2005 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। अनुकूल और वैश्विक लक्ष्य क्या है? इसमें सतत विकास के लिए अनुकूलन क्षमता बढ़ाने और भेद्यता को सूचीबद्ध करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस समझौते के माध्यम से निम्नलिखित सुधारों के लिए आह्वान किया गया। अनुकूलन वित्त को 2 गुना करना है। जल सुरक्षा, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली और स्वास्थ्य के लिए वर्ष 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जलवायु वित्त है। नए सामयिक परिमाणित लक्ष्य के तहत विकसित देशों को वर्ष 2025 तक विकासशील देशों $500 बिलियन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। न्यूनतम वार्षिक वित्त पोषण $100 बिलियन से प्रारंभ किया जा सकता है, जिसमें शामिल है न्यूनीकरण के लिए $250 बिलियन, अनुकूलन के लिए $100 बिलियन, हानि और क्षति के लिए $150 बिलियन। हानि और क्षति कोष से जलवायु परिवर्तन से प्रभावित राष्ट्रों को मुआवजा देने के लिए इसका गठन किया गया। अल्पविकसित देशों और छोटे द्वीप कक्षीय राज्यों के लिए प्राथमिक वित्त पोषण का प्रावधान किया गया है। प्रारंभ इसकी देखरेख विश्व बैंक द्वारा की गई जाती है। वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता प्रतिज्ञा है। 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 11,000 GW तक अर्थात लगभग 30 गुना करना है। 2030 तक वार्षिक ऊर्जा दक्षता में 4% से अधिक सुधार करना है। वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा 66 राष्ट्रीय हस्ताक्षरकर्ता के साथ 2050 तक वैश्विक स्तर पर कूलिंग संबंधित उत्सर्जन को 68% कम करने का लक्ष्य है।
परमाणु ऊर्जा को 3 गुना करने की घोषणा है। और COP28 में भारत की प्रमुख गतिविधियां ग्रीन क्रेडिट पर पारसी तंत्र को बहाल करने के लिए बंजर भूमि और नदी जल के ग्रहण क्षेत्र वनरोपण जैसे ग्रहित ऐसे कार्य को प्रोत्साहित करती है। उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह है। उभरती अर्थव्यवस्था के लिए कम कार्बन प्रौद्योगिकी विकास और वित्तीय सहायता के माध्यम से समावेशी उद्योग परिवर्तन को बढ़ावा देना है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस है। भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नेतृत्व में सतत नदी केंद्रित विकास को बढ़ावा देना है। ज्ञान साझा कर प्रोत्साहन देना, नदी शहर सहयोग और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करना है। क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप स्थानीय समुदाय और क्षेत्रीय सरकार को अस्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाने में ध्यान केंद्रित करता है। COP29 जो हुआ बाकू अजरबैजान में, विकासशील देशों के लिए $100 बिलियन के बढ़ाकर 2035 तक $300 बिलियन प्रति वर्ष करने के लिए प्रतिबद्धता दर्ज की गई है। विकसित देशों में नेतृत्व में सभी स्रोतों से 2035 तक जलवायु वित्त को $1.3 ट्रिलियन वर्ष बढ़ाने पर समान्वय किया गया है। यह जलवायु वित्त और उत्सर्जन में कमी के लिए निम्नलिखित तंत्र प्रदान करता है। कार्बन बाजार समझौता, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 और 6.4 के अंतर्गत कार्बन बाजारों के लिए तंत्रों को अंतिम रूप दिया गया है। पेरिस समझौता के 6.2 द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से देश के कार्बन ट्रेडिंग की अनुमति देता है। पेरिस समझौता 6.4 केंद्रीय संयुक्त राष्ट्र प्रबंधित कार्बन ऑफसेट व्यापार प्रणाली की शुरुआत करता है। मीथेन कम करने का घोषणा, 30 से अधिक देशों ने जैविक अपशिष्ट से मीथेन को कम करने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। 5 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। डीसी विनिमय, डेटा, वित्त पर भागीदारी। इसका उद्देश्य मीथेन कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, जो वैश्विक उत्सर्जन में 20% का योगदान देता है। स्वदेशी लोग, स्थानीय समुदाय, सब चीजें हैं, थोड़ा देख लीजिए। COP29 में भारत का रुख क्या है? भारत द्वारा नए सामूहिक परिणामिक लक्ष्य का विरोध किया गया है। भारत $300 बिलियन के संकल्प को पर्याप्त बताते हुए इसे खारिज कर दिया है। भारत ने विकासशील देशों की जरूरत को पूरा करने के लिए $600 बिलियन के दान सहित $1.3 ट्रिलियन प्रति वर्ष की वकालत की है। पेरिस समझौता का अनुच्छेद 9, तो इसमें जो है विकसित देशों में ऐतिहासिक जवाबदेही पर जोर देते हुए जलवायु वित्त की जिम्मेदारी सभी पक्षों पर समान रूप से डालने की आलोचना की गई। कमजोर देशों के साथ एकजुटता के तहत एलडीसी और साइट्स का समर्थन किया गया है। उन्होंने अपने जलवायु चुनौती से निपटने के लिए अपर्याप्त वित्तीय लक्ष्यों को विरोध किया है। रेड और रेड प्लस क्या है? स्थापना है। तो इसका एक्शन प्लान रेड और यूएनएफसीसी के निर्णयों के साथ 2008 में बनाया गया था। कार्यक्रम है वनों की कटाई और क्षरण को रोकना। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। सदस्य हैं 64 देश। विकासशील देशों में वनों के संरक्षण, प्रबंधन और वन कार्बन स्टॉक को बढ़ावा देना, सब चीजें हैं। डायरेक्टर यूपीएससी 2016 में पूछा था। ये प्राकृतिक परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षों में विकसित स्वैच्छिक जलवायु परिवर्तन यूनिकरण दृष्टिकोण है। इसके बारे में तो अब तक समझ चुके होंगे। अन्य पहले हैं कार्बन साझेदारी सुविधा। इस एफसीपीएफ साझेदारी क्या है? वैश्विक साझेदारी सरकार, व्यवसाय, सिविल सोसाइटी, स्वदेशी लोगों को शामिल करते हुए मुख्य रूप से आरईडीडी प्लस वनों की कटाई और वन क्षरण को रोकना है, सब है। कम उत्सर्जन करना और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना है। पदाधिकारी हैं विश्व बैंक और उसके ट्रस्टी सचिवालय के रूप में कार्य करते हैं, जिनमें रेडिनेंस फंड के तहत इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक था। यूएनडीपी जैसे अतिरिक्त वितरण भागीदार शामिल हैं। रेड तत्परता सहायता प्रदान करने जिम्मेदार है। सीसीएसी क्या है? जलवायु स्वच्छ वायु गठबंधन। यह इसकी स्थापना 2012 में सीसीएसी के साझेदार संस्था है, जिसमें विभिन्न राष्ट्र, यूनेप और विभिन्न हितधारक शामिल हैं, जो अल्पकालीन जलवायु प्रदूषण को कम करने में जलवायु रक्षा करने के लिए समर्पित हैं। अपने छोटे वायुमंडलीय जीवन काल के बावजूद एसएलसीपीएस एक शक्तिशाली वार्मिंग प्रभाव कर सकता है। नेक्स्ट है सतत वन परिदृश्य के लिए बायोकार्बन फंड। यह विश्व बैंक द्वारा प्रतिबंधित बहुपक्षीय कोष है, जिसका लक्ष्य वनों कटाई, वन क्षरण और सतत कृषि में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी को बढ़ावा देना है। कूल कोएलिशन क्या है? 2019 शुरू किया गया। इसका उद्देश्य यूनिट जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन, किंगाली कूलिंग दक्षता कार्यक्रम तथा सभी के लिए सतत ऊर्जा के नेतृत्व में स्वच्छ उत्सर्जन वितरण की दिशा में कार्रवाई तेजी लाना है। हरित गृह गैस प्रोटोकॉल है, जलवायु लक्ष्यों की किस दिशा में प्रगति पर नजर बनाए रखने के लिए मानव उपकरण प्रशिक्षण विकसित करना और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को मापने तथा प्रबंधित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन है GCCA+। यह यूरोपीय संघ की एक पहल है, मुख्यतः जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने में कमजोर क्षेत्र देशों, विशेष छोटे द्वीप, विकासशील राज्यों और कम विकसित देशों का समर्थन करती है। जलवायु के लिए वैश्विक गठबंधन स्मार्ट कृषि FAO द्वारा प्रचारित है। यह जलवायु परिवर्तन की स्थिति में खाद्य सुरक्षा, पोषण और लचीलेपन सुधार की दिशा में काम करता है। आर्कटिक परिषद
यह एक अंतर सरकारी मंच है जो आर्कटिक राज्यों, स्वदेशी समुदायों और अन्य निवासियों के बीच आम आर्कटिक मुद्दे, विशेष रूप से सतत विकास तथा पर्यावरण संरक्षण पर सहयोग को बढ़ावा देता है। यूरोपीय संघ जो है यूरोपीय संघ 2040 जलवायु लक्ष्य, इसमें लिए नया जलवायु लक्ष्य निर्धारित किया 2040 तक के लिए। और इसमें यूरोपीय संघ ने लक्ष्य वर्ष 2050 तक जलवायु तटस्थ होना है। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिनमें नेट शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को यूरोपीय ग्रीन डील का हिस्सा है और कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य है। भारत की जलवायु कार्रवाई क्या है? वैश्विक जलवायु पहलों में भारत की सक्रिय भागीदारी नेतृत्व के लिए भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या किया है? इसने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। तो ये क्या है? सतत विकास को बढ़ावा देने की जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए वर्ष 2008 में जलवायु परिवर्तन पर भारत द्वारा सक्रिय दिखाते हुए एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई थी। ठीक है। और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत मिशन कौन-कौन से हैं? राष्ट्रीय सौर मिशन है, ये सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और ऊर्जा मिश्रण में उसकी हिस्सेदारी बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। और राष्ट्रीय समर्थित ऊर्जा दक्षता मिशन है, उद्योग और परिवहन सहित सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है, ऊर्जा मंत्रालय का अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है। और राष्ट्रीय सतत आवास मिशन है, शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा कुशल और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है। राष्ट्रीय जल मिशन है, जल संसाधनों का संरक्षण और जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है, अस्थायी कृषि प्रथाओं, जल कुशल सिंचाई परियोजनाओं के साथ जैविक खेती को बढ़ावा देना है, कृषि एवं जल किसान मंत्रालय के अंतर्गत है। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन है, वन वृक्षावरण को बढ़ावा और जैव विविधता को बढ़ावा देना, पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने का मिशन है, पारिस्थितिकी लचीलेपन को बढ़ावा देना और हिमालय क्षेत्र में प्रमुख पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करना है। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान मिशन है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के अनुसंधान, डेटा संग्रह और तकनीकी क्षमता को मजबूत करना है, भूविज्ञान मंत्रालय है। आईपीसीसी है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा 1988 में प्रसारित किया गया था आईपीसीसी। इसका जलवायु परिवर्तन संबंधी विज्ञान का आकलन करना और नीति निर्माताओं को जानकारी प्रदान करना है। जलवायु परिवर्तन का वैज्ञानिक आधार, इसके प्रभाव, भविष्य के जोखिम, न्यूनीकरण संबंधी रणनीतियां हैं। तो भूमिका तो पता ही है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के आकलन रिपोर्ट, जलवायु परिवर्तन वैश्विक वैज्ञानिक रिपोर्ट, और इसमें जो 6 पहलू हैं, पहली मूल्यांकन रिपोर्ट है 1990 में आई, दूसरा 1995, तीसरा 2001 में, चौथा 2007 में, पांचवा 2014 में और छठा 2023 में। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट AR6 मुख्य प्रावधान क्या है? ये जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव में निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देता है। इसमें कहा गया है कि वैश्विक तापमान पहले से ही पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, जिसमें चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति बढ़ रही है और समुद्र के स्तर में वृद्धि एवं जैव विविधता में जैव परिवर्तन हो रहे हैं। नेक्स्ट है वर्तमान स्थिति, देखेंगे 2024 का। वो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ने अपने 7वें मूल्यांकन चक्र में जलवायु परिवर्तन अनुसंधान मार्गदर्शन महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। बाकी वैश्विक जलवायु वित्त पोषण तंत्र है, ग्रीन क्लाइमेट फंड, विकासशील देशों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर जलवायु अनुकूलन समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया है। और ये कैनकन मैक्सिको में COP16 ने ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना का निर्णय लिया। इसका मुख्यालय इंचियान दक्षिण कोरिया में है। अनुकूलन न्यूनीकरण पर समान बल दिया गया है। और AF क्या है? अनुकूलन कोष है, ये क्योटो प्रोटोकॉल तहत 2001 में बनाया गया था। अनुकूलन लचीलेपन गतिविधियों के लिए 532 मिलियन डॉलर अधिक की प्रतिबद्धता है इसमें। विश्व पर्यावरण सुविधा GEF संयुक्त स्वच्छ और जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए 1994 में कार्यरत है। विशेष जलवायु परिवर्तन कोष और विकसित बैंक देशों का कोष है। तो इसमें विशेष जलवायु परिवर्तन कोष है, GEF द्वारा प्रतिबंधित या विकासशील देशों में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के लिए संसाधन उपलब्ध कराता है। अल्पविकसित देशों का कोष है LDCF, यह विशेष रूप से अल्पविकसित देशों में अनुकूलन आवश्यकताओं को लक्षित करता है। सम्मेलन के वित्तीय तंत्र की मेजबानी करना CBD, UNFCCC और UNCCD स्टॉकहोम कन्वेंशन मिनीमाटा कन्वेंशन है। हानि एवं क्षति है 2022 तक UNFCCC सम्मेलन COP27 में स्थापित किया गया था। बाकी COP29 जलवायु वित्त, बाकू वित्त, COP नया जलवायु वित्त लक्ष्य, ये सब तो पढ़ ही चुके हैं हम। जलवायु वित्त पोषण भारत है।
ये देखेंगे। राष्ट्रीय पहल क्या है? जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष है। यह कमजोर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुकूलन प्रयासों का समर्थन करने के लिए 2015 में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय जलवायु कोष स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कोयला कर द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। कार्यक्रम संचालन वनारोपण कोष प्रबंधन और योजना प्रबंधन आपदा प्रबंधन कोष है। नीति और उत्सर्जन व्यवस्था है। वित्त मंत्रालय के तहत एक जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई जलवायु वित्त नीतियों और वैश्विक गतिविधियों का मार्गदर्शन करता है। बस खत्म है। और कैंपा है जो प्रतिपूरक वनारोपण कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण है। इसको थोड़ा देख लीजिए। बस खत्म हो गया ये पूरा कोई वर्ड शब्दावली जो भी था। नेक्स्ट चैप्टर है राष्ट्रीय पर्यावरणीय कानून। तो इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।